हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में। देखो, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यार फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड क्या होता है। तो देखो क्या है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। मतलब इस लाइन को आप याद रखो कि एक फ्लूइड जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या कर सकता है, जो फ्लो कर सकता है, मतलब जो बह सकता है। जैसे कि आपका गैस हो गया, लिक्विड हो गया, पानी हो गया, कोई भी चीज जो बह सके। अब देखो, फ्लूइड जो होता है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, फ्लूइड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसका कोई डेफिनेट साइज या फिर शेप नहीं होता। देखो, फ्लूइड जो होता है उसका कोई डेफिनेट साइज या फिर शेप नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कि फ्लो कर सकता है और उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट साइज या शेप नहीं होता है। फ्लूइड इंक्लूड, देखो फ्लूइड जो है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब होता है केवल लिक्विड। लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस दोनों, है ना। फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जो वर्ड लिखा ना, नॉट डेफिनिट शेप एंड साइज, तो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने ये जो वर्ड लिखा है नॉट डेफिनिट शेप एंड साइज, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो देखो, ये गलत उनको लगता है जिनको ऐसा लगता है कि फ्लूइड का मतलब केवल लिक्विड होता है। तो नहीं, फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस दोनों होता है। क्योंकि फ्लूइड उसको कहते हैं जो फ्लो कर सके। तो भैया फ्लो तो गैस भी करेगा और फ्लो तो लिक्विड भी करेगा। तो देखो, जो लिक्विड होते हैं ना वो नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ये नियरली इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन जो गैस है आप इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसलिए जो गैस है वो एक्सपैंड करता है, अदरवाइज जो लिक्विड है वो एक्सपैंड नहीं करता है। इसीलिए इसका लिक्विड का डेफिनेट साइज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये वाला लाइन कि फ्लूइड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप एंड साइज। तो ये फ्लूइड मतलब गैस के टर्म में बोला जा रहा है कि इसका शेप और साइज डेफिनेट नहीं होगा। लेकिन अगर लिक्विड की खाली बात करें, केवल लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और उसका डेफिनेट साइज भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंटेनर में कैसे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था फ्लूइड के बारे में। अब देखो, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी सम बेसिक्स लॉ टू कंट्रोल द स्टैटिक एंड डायनेमिक। मतलब इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक लॉ पढ़ेंगे जिससे हम इसके स्टैटिक, मतलब जो फ्लूइड रेस्ट पे रहता है या फिर फ्लूइड जब चल रहा होता है, स्टैटिक और डायनेमिक एबिलिटी को देखेंगे। देखो, डायनेमिक का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, तो इनके बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे। जैसे लिक्विड है, लिक्विड अगर चल रहा है तो उस केस में मतलब क्या होगा, कैसे चलता है। गैस है, गैस अगर चल रहा है या रुका हुआ है तो वो कैसा प्रेशर लगाएगा, कितना वॉल्यूम रहेगा, ये सारी चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस इन सब चीज को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़ना ज्यादा जरूरी है, जो कि है डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम लोग देखते हैं कि यार डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या कहानी है। ठीक है, तो देखो अगर हम डेंसिटी की बात करें, देखो डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग सेम चीज है। तो देखो समझते हैं आराम से, एकदम फील के साथ। देखो, डेंसिटी का मतलब होता है, ये एक्चुअली में रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, ये किसका रेशियो होता है, मास बाय वॉल्यूम का, है ना। आप सबको पता होगा ये क्या है, रेशियो है मास बाय वॉल्यूम का। इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। ये वाला जो चीज आपको दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो, डेंसिटी जो लिक्विड का होता है वो नियरली कांस्टेंट होता है ना। मेन पॉइंट्स को आप समझते चले। डेंसिटी जो होता है लिक्विड का, वो क्या होता है, नियरली कांस्टेंट होता है सारे प्रेशर पे। ठीक है, लगभग मतलब कांस्टेंट होता है। अगर मान लो आपसे कोई पूछ दे कि बताओ डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है नियरली कांस्टेंट होता है सारे प्रेशर पे। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ गैस है, अगर हम गैस की डेंसिटी की बात करें, तो ये क्या करता है, ये वेरी करता है। वेरी करता है किसके साथ, प्रेशर के साथ वेरी करता है। अगर हम प्रेशर चेंज करें गैस का, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, वेरी करेगा। लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड हर एक प्रेशर पे अपना डेंसिटी कांस्टेंट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जब आपसे मान लो क्वेश्चन कर दें कि जो बताओ वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम कब होता है, तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और उस पे टेम्परेचर कितना होता है, 277 केल्विन का टेम्परेचर होता है। और कितना होता है, तो देख लो 1.0 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब, तो इतना होता है। तो आप याद रखेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो इतना है। क्योंकि देखो ये लेक्चर जो है ये वन शॉट है, और वन शॉट में मेरे को सारा कुछ कवर करना है। इसीलिए बस जो चीज को आपको याद रखना है, मेन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और आपको उसको याद करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं, बस याद करना है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है।
ठीक है। डेंसिटी लिक्विड का क्या होता है, कांस्टेंट होता है सारे प्रेशर पे, और गैस का क्या होता है, वेरी करता है प्रेशर के साथ साथ। वाटर की अगर डेंसिटी देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे मैक्सिमम डेंसिटी देता है, जो कि कितना होता है 1.0 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब। चलो, तो ये हमने डेंसिटी के बारे में सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको कहते हैं। तो देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो, ये भी एक तरह का रेशियो है, लेकिन ये रेशियो किसके साथ है, ये रेशियो है उसके डेंसिटी के साथ टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब अगर आपको किसी भी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, उस चीज का आप डेंसिटी निकाल दो और उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो सिंपल सीधी बात क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मींस रेशियो ऑफ डेंसिटी डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, दोनों ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है ना, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी डेंसिटी कट जाएगा, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो इस हिसाब से ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये एक डायमेंशनलेस स्केलर क्वांटिटी होता है, इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो वो होता है 2.7, लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें तो वो होता है 2.7 इंटू 10⁻3। अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो, अगर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी। तो इसका डेंसिटी कितना है, 2.7 इंटू 10⁻3, और उसको वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 तो भाई ऐसे ही है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 10⁻3 कट जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ जाएगा, 2.7। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, तो मैं थोड़ा सा लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, अब अगर हमको एल्युमिनियम का, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को एल्युमिनियम का निकालना है, क्या निकालना है भाई, एल्युमिनियम का मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम क्या करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को ऊपर में क्या देखना है भाई, डेंसिटी। तो एल्युमिनियम का सपोज दैट हम कर रहे हैं, तो एल्युमिनियम का डेंसिटी कितना है, ये है 2.7 इंटू 10⁻3, ठीक है। और उसको हमको किससे डिवाइड कर देना है, उसको हमको डिवाइड कर देना है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 इंटू 10⁻3। तो देखो, ये 10⁻3 कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा, 2.7 आएगा। इस वजह से यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ रहा है, एल्युमिनियम का 2.7। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आगे के टॉपिक पे। जैसे कि कुछ मैंने चार्ट यहाँ पे आपको दे रखा है, जिससे आप याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसका क्या डेंसिटी होता है। और देखो, ये वाले जो डेंसिटीज मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ये सारे के सारे डेंसिटीज जो हैं, ये आपके स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है। किस पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी पे। तो एसटीपी पे जो है, इसका देखो, इस यूनिट में मैंने ये सारे चार्ट दे रखे हैं। तो वाटर का आपका बताएंगे आपको 1 इंटू 10⁻3। सी वाटर, सॉल्ट वाटर जो होता है, सी वाटर, उसका इतना होता है। मरकरी का 13.6 इंटू 10⁻3, इथाइल अल्कोहल का 0.806 इंटू 10⁻3। जो नीट वाले बच्चे होते हैं ना, उनके एग्जाम में यही सारे चीज आते हैं, क्योंकि नीट में ज्यादातर फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो रिमेम्बरिंग पॉइंट से बिलोंग करें, ठीक है, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं आते। जैसे जेई में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन नीट में जो होते हैं वो रिमेम्बरिंग पॉइंट पे होते हैं। जैसे फार्मूला हो गया, या ये सब चार चीज जो हो गए। जैसे मान लो हमारे बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड का डेंसिटी क्या होता है, तो 1.06 इंटू 10⁻3। एयर का क्या होता है, 1.29। ऑक्सीजन का क्या होता है, 1.43। हाइड्रोजन का क्या होता है, 9.0 इंटू 10⁻²। तो ये आपके डेंसिटी के चार्ट हैं। आपको इसको, अगर आप चाहो तो इसको उतार सकते हो, अपने नोट्स पे बना सकते हो। आगे देखते हैं। तो आगे हमारे सामने है कि हम लोग अब देखेंगे कि अगर मान लो कि हम अलग अलग लिक्विड का अलग अलग कंडीशन समझ रहे हैं, कि मान लो जैसे कुछ लिक्विड्स हैं जिसमें अलग अलग, मतलब किसी का वॉल्यूम अलग है और किसी का डेंसिटी अलग है। जैसे इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे देखो क्या लिख रहा है, 2 लिक्विड ईच ऑफ सेम वॉल्यूम। इसका क्या बोल रहा है, ईच ऑफ सेम वॉल्यूम का लिक्विड है, ठीक है। 2 तरह के लिक्विड है, मान लो वाटर होगा और उसके साथ कुछ होगा, तो बोला 2 लिक्विड है ईच ऑफ सेम वॉल्यूम, लेकिन इसके डेंसिटीज डिफरेंट है। एक का डेंसिटी मतलब ρ1 है और एक का डेंसिटी ρ2 है। अब इन दोनों को क्या किया, आपस में मिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो आपस में मिक्स करने पे जो मिक्सचर बनेगा उसका नया डेंसिटी क्या आएगा, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो, मिक्सचर जो डेंसिटी बनेगा, डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर सिंपल सीधी बात अगर हम लोग करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, है कि नहीं। तो देखो, यहाँ पे अगर हम लोग मास बाय वॉल्यूम करने की कोशिश करें, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, देखो,
अगर हम यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम करें, हम किसका निकाल रहे हैं डेंसिटी, मिक्सचर का। तो अगर हम मास निकालें तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही निकाला जा रहा है जो पहला, जो हम अगर टोटल मास निकाले तो हमारे सामने दो लिक्विड था, तो पहला लिक्विड का जो मास आएगा वो क्या आएगा, ρ1 इंटू वी, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है। और दूसरा का क्या आएगा, ρ2 इंटू वी, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। और टोटल वॉल्यूम करें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मिक्सचर का डेंसिटी, तो टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम करना होगा। तो टोटल मास हमारे सामने ये आ गया इस फॉर्मूले के हिसाब से, है ना, हमने m1 m2 करके निकाल लिया। और टोटल वॉल्यूम हमारे पास 2v था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो v है, ये वाला पार्ट जो v है, ये v दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो जब ये v कॉमन हो गया तो ये नीचे वाला जो v है और ऊपर वाला जो v है, ये v भी क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। ये v क्या हो गया, आपस में थोड़ा सा, हाँ ये v जो है आपस में देख लो, तो ये भी यहाँ से ये वाला भी और ये वाला भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो ऊपर से क्या बचा, ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ऐसे कोई आपका फॉर्मूला आ जाए, मान लो आ गया क्वेश्चन कि दो लिक्विड है और दोनों का सेम वॉल्यूम है लेकिन डेंसिटी डिफरेंट है, तो बताइए कि जो नया मिक्सचर बनेगा उस लिक्विड का, उसका क्या डेंसिटी होगा, ठीक है। तो सपोज दैट आपसे बोल दिया कि वाटर है और वाटर को अल्कोहल में मिलाया जा रहा है, या फिर वाटर में अल्कोहल को मिलाया जाए, जनरली लोग मिलाते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो अल्कोहल का डेंसिटी अलग है ना, और वाटर का डेंसिटी अलग है, तो दोनों का डेंसिटी अलग है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम, मान लेते हैं दोनों को हम लोग 30 मिलीलीटर दोनों को मिला रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम हमने सेम रखा लेकिन दोनों का डेंसिटी क्या रखा, हमने अलग अलग रखा। तो उस केस में आपसे पूछ देगा कि जो नया मिक्सचर बना उसका क्या डेंसिटी होगा। तो आपको कैसे लगाना है फॉर्मूला, दोनों का डेंसिटी को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, बेसिकली मीन निकाल देना है ना। तो ये चीज हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके सामने दूसरा जो केस है, दूसरे केस में आपके सामने क्या कर रहा है, इस चीज को भी हम लोग बस समझते चलेंगे जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ क्या कर रहा है कि दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड के मास क्या है, सेम है। अब जो है, अब मास सेम कर दिया, ठीक है, बट डेंसिटी उनके क्या है, डिफरेंट है। पहले वॉल्यूम सेम कर रहा था भाई, अब क्या कर दिया, मास सेम कर दिया। तो अगेन हमें मिक्सचर का जब डेंसिटी निकालना होगा तो टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम ही करना है। तो अगर हम टोटल मास निकालें तो दो लिक्विड है, दोनों के मास सेम है, तो टोटल मास उसका क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो अगर हम वॉल्यूम को निकालें तो इसी फार्मूला को अगर हम देखें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई, ये देखो वॉल्यूम अगर इधर जाएगा तो डेंसिटी किधर आएगा, नीचे आएगा, तो मास बाई डेंसिटी हो जाएगा ना। तो देखो अगर हम V1 मतलब पहले वाले लिक्विड का वॉल्यूम निकाले तो मास बाई डेंसिटी 1 और दूसरे वाले का मास बाई डेंसिटी 2, तो टोटल वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला चीज आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, है ना। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपको करना है। तो देखो ऊपर हो गया टोटल मास 2m, नीचे हो गया टोटल वॉल्यूम, तो मास बाई ये आपका ρ1 प्लस मास बाई ρ2। अब यहाँ पे देखो इस चीज का नीचे हम लोग एलसीएम करेंगे, ये तो सबको पता होगा ना, है ना। तो ρ1 ρ2 का एलसीएम हो गया, यहाँ से ρ1 कट गया तो यहाँ ρ2 बचेगा, और यहाँ से ρ2 कट गया तो यहाँ ρ1 बचेगा। अब ये वाला चीज जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा, है कि नहीं, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो देखो अब इस चीज को अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, देखो अगर यहाँ से देखें तो ये वाला चीज नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसको हम नीचे से ऊपर भेज दें, तो यहाँ पे मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ, देखो होगा क्या, ये ऐसे हुआ 2m, ठीक है, और ये नीचे से ऊपर गया तो ये बन गया ρ1, और यहाँ से बच जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई में, सॉरी ये प्लस में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, है ना। थोड़ा सा ये मेरा स्टार्टिंग है तो मे बी थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होगा, आई नो, लेकिन आप लोग थोड़ा कॉपरेट करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया ρ1 और इनटू में क्या आ जाएगा, ρ2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे जो हमारा डिवाइड में बचा हुआ था, नीचे क्या बचा था, यहाँ से बचा था m और यहाँ से बचा था ρ2, है ना, और यहाँ से बचा था m और यहाँ से बचा था ρ1। तो देखो खुद से सोचो, अगर यहाँ से हम m कॉमन लेंगे तो ये m कट जाएगा ना, तो ओवरऑल क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 ρ1 इंटू ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2, ठीक है। तो अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि दो लिक्विड हैं, दोनों सेम मास में है और दोनों की डेंसिटीज अलग अलग हैं, तो उस केस में हमारा मिक्सचर का डेंसिटी क्या बनेगा, तो आप ये वाले फॉर्मूले को डन करेंगे, है कि नहीं। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे और भी केसेस है हमारे सामने। देखो आगे हमारे सामने जो चौथा केस है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो हमारा दो लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे जो 2 लिक्विड्स हैं इनके जो मासेस हैं
इनके मासेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, देखो डिफरेंट मासेस, ठीक है, ये डिफरेंट मासेस है M1 एंड M2, और इनको मिक्स किया जा रहा है विद डिफरेंट डेंसिटी, मास भी डिफरेंट है भैया और डेंसिटी भी डिफरेंट है। देख लो भाई, मास भी डिफरेंट M1 M2 और डेंसिटी भी डिफरेंट। तो अगर टोटल मास, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास निकालेंगे तो M1 इंटू M2 M1 प्लस M2 आ जाएगा, और टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो यही अगेन है ना, M1 बाई वॉल्यूम के लिए समझ में आ गया ना, M1 बाई ρ1। अगेन इसको लगाएंगे तो ये हमारे सामने फॉर्मूला आएगा, इसमें कोई सॉल्विंग नहीं होगा, कोई कटेगा उठेगा नहीं, तो डायरेक्ट आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो जब डिफरेंट मास डिफरेंट डेंसिटी रहे तो ये काम करेंगे। चलो अब नीचे देखते हैं, दो लिक्विड है जिनके डिफरेंट वॉल्यूम्स है, ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम है भाई, डिफरेंट वॉल्यूम V1 एंड V2, और वो दोनों को मिक्स किया जा रहा है डिफरेंट डेंसिटीज के साथ, इनका डेंसिटी भी डिफरेंट है ρ1 एंड ρ2। तो इस केस में टोटल मास अगर हम निकालें तो टोटल मास, फिर अगेन मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, तो इसका टोटल मास आएगा V1 इंटू ρ1 और इसका आएगा V2 इंटू ρ2 और टोटल वॉल्यूम ये आएगा। तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, अगेन पूरा फॉर्मूला लगा दो, देखो ये टोटल मास था V1 इंटू ρ1 V2 इंटू ρ2, ये हो गया टोटल मास, और नीचे आ गया टोटल वॉल्यूम, तो V1 प्लस V2, तो ये आ गया। तो हमने टोटली यहाँ पे कितने केसेस देखे, 4 केसेस देखे, है ना, ये 5 लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले हमने बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को पढ़ा, इसलिए मैंने ऐसे किया था। तो टोटल 4 केस देखा हमने। चारों केस में क्या क्या हमने सीखा, पहले केस में हमने सीखा कि अगर मान लीजिए सेम वॉल्यूम है अलग डेंसिटी के साथ है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सेम मास है अलग डेंसिटी के साथ है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट मास है, देखो इस केस में क्या है, थर्ड फोर्थ केस में डिफरेंट मास है डिफरेंट डेंसिटीज के साथ है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और डिफरेंट वॉल्यूम्स है और डिफरेंट डेंसिटी के साथ हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो टोटली हमने बेसिक जो था वो कवर किया कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी के मिक्स होने से क्या होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो था फ्लूइड का लगभग हमने कंप्लीट किया। चलो अब आगे बात करते हैं। आगे अगर हम देखें तो आगे कुछ कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कौन सा फ्लूइड कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहता है, ये सारी चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मतलब किसी को रिलेट करके बोलना है हमें। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, ठीक है, जब भी किसी बॉडी का वेट एयर में देखें और वही उतना ही वेट कितने देखें, वॉल्यूम ऑफ वाटर में देखें, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। अब इसको दूसरे वर्ड में अगर कहा जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि अगर आप किसी भी बॉडी का डेंसिटी निकाल रहे हो तो उसको एयर के टर्म में देखोगे आप, है ना, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर भी अगर कर दो तो रिलेटिव डेंसिटी, मतलब रिलेटिव यहाँ पे किसके टर्म में किया जाता है, एयर और वाटर के टर्म में किया जाता है। अगर वेट के टर्म में कर रहे हो तो वेट को देखना है एयर में और वही वेट को देखना है आपको वॉल्यूम में। अगर डेंसिटी के टर्म में कर रहे हो तो डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, आगे है फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम, फ्लूइड कब इक्विलिब्रियम में होता है। तो देखो फ्लूइड इक्विलिब्रियम में तभी होता है जैसे मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, अब उस कंटेनर में हमें बताना है कि ये फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो कैसे बताएंगे, तो सिंपल सीधी बात है, देखो सिंपल से लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ लिक्विड, जब कोई फोर्स एक्ट हो रहा है किसी लिक्विड पे इन इक्विलिब्रियम हैव टू परपेंडिकुलर, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वो परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस ऑफ द कंटेनर के, मेन चीज आपको ये याद रखना है, क्या, सरफेस ऑफ द कंटेनर की। तो अगर कोई चीज कोई भी फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है तो उस लिक्विड के द्वारा, उस फ्लूइड के द्वारा जो भी फोर्स लग रहा है वो कंटेनर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड कोई भी गैस किसी कंटेनर में होगा, तो अगर उस लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस कंटेनर पे अगर परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, लिख रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। देखो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि परपेंडिकुलर लगना चाहिए, ये कह रहा है कि एक ऐसा फोर्स जो एक्सर्ट होगा किसी भी सरफेस पे, ठीक है, लिक्विड, ऐसा फोर्स लिक्विड का जो किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में एक्सर्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। और जब इस थ्रस्ट को यूनिट एरिया के साथ देखेंगे तो वही कहला जाएगा प्रेशर। तो देखो क्या लिख रहा है आगे, द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया, द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इन कांटेक्ट, क्योंकि देखो जब भी कहीं भी फोर्स लगेगा तो लिक्विड तो भैया कांटेक्ट में रहेगा तभी तो फोर्स लगाएगा ना, बिना कांटेक्ट पे तो फोर्स लगा नहीं सकता है, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इन कांटेक्ट
विद द लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर। तो डेफिनेशन पे ज्यादा नहीं जाना है, आपको बस चीजों को याद रखना है, आपके नोट्स के लिए मैंने ये डेफिनेशन बना के रखा है। तो सीधा सीधी बात, इक्विलिब्रियम कब होता है, याद कर लो, ये इक्विलिब्रियम तब होता है जब फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस ऑफ कंटेनर पे। दूसरा, थ्रस्ट कब होता है, जब फोर्स लग रहा है वो कोई भी सरफेस पे लगे, ठीक है। और फोर्स जब लग रहा है तो लिक्विड के द्वारा अगर फोर्स लग रहा है तो कांटेक्ट के बिना तो लग नहीं सकता भैया, है ना। तो जब कोई भी सरफेस पे लगे तो थ्रस्ट है, और वही थ्रस्ट अगर एरिया के साथ, मतलब एरिया के साथ उसको अगर हम देखें तो वो क्या कहला जाएगा, प्रेशर कहला जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से प्रेशर के बारे में भी समझ लिया। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा प्रेशर को और डिटेल में। देखो प्रेशर की अगर बात करें ना, तो आप सबको पता है कि भैया प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अब ही हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा थ्रस्ट बाय एरिया, तो थ्रस्ट बाय एरिया भी हो सकता है, फोर्स बाय एरिया भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि फोर्स आ रहा है, तो नहीं भाई, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन प्रेशर को हम लोग पास्कल के टर्म में भी देखते हैं, है ना। बहुत सारे प्रेशर के यूनिट होते हैं, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग यूनिट, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रेशर के कितने यूनिट्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्लियर है। तो अभी बेसिक बेसिक समझना है कि प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ऐसा यूनिट का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फोर्स बाय एरिया जो है वो थ्रस्ट बाय एरिया के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि थ्रस्ट कुछ कुछ नहीं है, थ्रस्ट जब कोई कंटेनर पे लगे तो वो है थ्रस्ट, ठीक है। अब देखो, अ लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जब कोई लिक्विड रेस्ट पे रहेगा, इस पॉइंट को याद रखेंगे, जब कोई लिक्विड किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, तो एक्सर्ट करेगा इक्वल प्रेशर। वो क्या करेगा, एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। मान लो कोई कंटेनर में रखा हुआ है और वहां पे जो लिक्विड है वो रेस्ट में है, उस कंटेनर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एकदम रेस्ट पे रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, ऑल डायरेक्शन में एकदम इक्वल प्रेशर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। मतलब जो एक, मान लो एक लिक्विड कॉलम है, ये एक लिक्विड कॉलम है, ठीक है, सपोज दैट, मान लीजिए कि ये जो है ये एक लिक्विड कॉलम है, मान लो यहाँ पे ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। तो इस लिक्विड में, इस लिक्विड के द्वारा इस कंटेनर के चारों तरफ एक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, सपोज दैट इस कंटेनर में चारों तरफ एक प्रेशर लग रहा होगा। तो हमें इस प्रेशर को क्या करना है, इस प्रेशर को ही बताना है कि भाई ये जो प्रेशर है ये कैसे निकलता है। तो देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो मान लेते हैं ये h हाइट तक, ये हमारा लिक्विड कॉलम का हाइट h है। तो अगर हम इस वेट निकालें, क्योंकि हमको पता चलेगा जितना इसका वेट है उतना ही इस कंटेनर पे प्रेशर लग रहा होगा, तो हम लोग को पता है, होना चाहिए कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है mg, है ना। देखो अगर ध्यान से समझे तो वेट बेसिकली एक तरह का फोर्स है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है mg, है ना। mg यानी कि मास इनटू ग्रेविटी, ये होता है, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखो, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने सिखाया ना, मास को आप क्या लिख सकते हो, अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी क्या होता है, ये होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम मास को देखें तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि जो m था, m को पूरा केस में लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम इंटू डेंसिटी, है ना। देखो अगर हम यहाँ से m निकाले तो m क्या होगा भाई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, ठीक है। तो यही हमारे पास यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है, तो यही हमारे पास लिखा जा रहा है, क्या है, मास जो है हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है। तो यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड कॉलम, और इंटू जी, मतलब जी से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सीधी बात है। अब देखो, जो वॉल्यूम होता है, हमने बचपन में पढ़ा है कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ या फिर एरिया इंटू हाइट। तो ये वाला जो पूरा चीज है ना, ये वॉल्यूम को दिखा रहा है, एरिया इंटू एच, ठीक है। ये इसका कुछ अपना नीचे का एक एरिया होगा, और ये एरिया एच से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। और रो हो गया क्या, ये वाला जो मैंने बताया था ना, मास को हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखते हैं ना, तो ये रो हो गया आपका डेंसिटी, और जी आपका क्या हो गया, जो फार्मूला में था। तो इस हिसाब से हमारा जो वेट आया वो क्या आया, ए एच रो जी आया, ठीक है, हमारा वेट ये चीज आएगा। तो अब वेट तो ये आ गया, अब हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई, फोर्स बाय एरिया। तो वेट भी एक तरह का क्या है, फोर्स है, तो वेट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो वेट अगर देखें तो हमने क्या निकाला है, ए एच रो जी निकाला, है ना। और उसको जब हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो प्रेशर आया वो क्या आया, रो जी एच आया। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड कॉलम के द्वारा, ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस चीज को समझेंगे हम लोग। ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, तो देख लो हमारे सामने ये क्या है, ये है रो, ये है जी और ये है एच।
तो भाई जी तो कांस्टेंट है, 9.8 इसका वैल्यू फिक्स है, तो ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पहली बात तो ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि लिक्विड कॉलम का कितना हाइट है, जितना हाइट होगा उतना प्रेशर होगा। और दूसरी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसा है, मतलब लिक्विड पानी है या अल्कोहल है या ऑयल है या केरोसिन है, क्या है, वो चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो पी नॉट हमारा कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हमारा पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमारा जो टोटल प्रेशर आएगा बॉटम पे, मान लो जो सबसे कंटेनर के सबसे नीचे जो हमारा टोटल प्रेशर आएगा वो क्या आ जाएगा, इस वाले प्रेशर में पी नॉट ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से उसके ऊपर भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जैसे समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर से लग रहा है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यहाँ से ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इस पे। तो ये जो पूरा एटीएम आपके सामने लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये पी नॉट हो जाएगा। अब ये पी नॉट एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है, तो नीचे जो हमारा प्रेशर लग रहा था वो लग रहा था रो जी एच, ठीक है, और ऊपर से हमारा पी नॉट ऐड हो गया, तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, हमारा टोटल प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पी जो है ये एक्चुअली में पी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब मानो हमें पता करना है कि जो डेप्थ है, डेप्थ पे हमारा कितना एक्सेस प्रेशर बन रहा है। तो एक्सेस प्रेशर कैसे हमें पता चलेगा, पी माइनस पी नॉट, मतलब इसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग गैग प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैग प्रेशर बोलते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, P माइनस पी नॉट अगर हम निकाले तो वो एक्सेस प्रेशर है और वही हमारा क्या है, गैग प्रेशर है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो गैग प्रेशर क्या है, वही चीज P माइनस पी नॉट, तो P को हम लिखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर और P नॉट हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो P माइनस पी नॉट करे तो हमारा गैग प्रेशर आ जाएगा। अब अगर मान लो कोई लिक्विड है, जैसे मान लो अभी मैंने दिखाया ना कि ऐसे मान लो कोई एक कंटेनर था, ठीक है। अब इस कंटेनर में, जैसे इस कंटेनर में कुछ h हाइट तक मान लेते हैं कि ये h हाइट तक कुछ वाटर, ऐसे वाटर रखे हुए थे, ठीक है, सपोज दैट। तो इस h हाइट तक जब वाटर रखा हुआ था तो इसका मीन प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मीन प्रेशर कैसे निकालेंगे, कि जो भी इसका प्रेशर आ रहा था, टोटल प्रेशर क्या आ रहा था, रो जी एच, उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग रो जी एच को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन प्रेशर मिल जाएगा। तो ठीक है, तो कभी भी अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए आपके क्वेश्चन में कि एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लेते हैं कि 10 मीटर हाइट तक पानी रखा हुआ है, सपोज दैट 10 मीटर हाइट तक पानी रखा हुआ, तो बताओ उसका मीन प्रेशर क्या लग रहा होगा उस कंटेनर पे। तो क्या करना है, रो जी एच निकालना है, मतलब पूरा प्रेशर निकालना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना, बस वही आपका क्या हो जाएगा, मीन प्रेशर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं पास्कल लॉ क्या होता है। देखो अगर पास्कल लॉ की बात करें तो पास्कल लॉ बेसिकली क्या है, द प्रेशर इन अ फ्लूइड, जब भी कोई फ्लूइड पे प्रेशर लग रहा है किसके कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेम होगा हर पॉइंट पे, सेम एवरीवेयर। इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, पास्कल साहब ने यही चीज कहा था कि अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें तो जो भी प्रेशर लगता है फ्लूइड पे वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। अगर कोई भी प्रेशर, इक्विलिब्रियम मतलब जो कंटेनर पे लगा रहा है, सीधा सीधी बात यार, तो इक्विलिब्रियम मतलब जो कंटेनर पे लगा रहा है, और ये क्या होगा, वो हर जगह सेम होगा अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दे तो। यही कहा था किसने, पास्कल ने, ठीक है, एकदम क्लियर बात। इसमें 3 चीज याद रखो, क्या याद रखना है, पहली बात ग्रेविटी नेग्लेक्ट होना चाहिए, दूसरी बात इक्विलिब्रियम कंडीशन में फ्लूइड होना चाहिए, और तीसरी बात उस कंडीशन में जो प्रेशर लगेगा वो हर जगह पे इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है। तो चलो ये चीज हो गया। अब लोग बात करते हैं एप्लीकेशन, इसके ऊपर इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट और डिस्क ब्रेक। तो अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग उसी को समझते हैं कि भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट और डिस्क ब्रेक कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, ये नहीं, हम लोग का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। जैसे मान लो देखो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ, मान लो कि हमने इस वाले चीज पे हमने एक फोर्स दिया, मान लो इस बी वाले पे फोर्स दिया, तो ये क्या होगा, इसमें से जो भी है ना ये सब पे इक्वल इक्वल लगेगा। तो जितना ये सी बढ़ेगा, मान लो जितना ये वाला जो सी है ये जितना बड़ा, मान लो ये इतना बड़ा सी, तो उसी हिसाब से ये डी भी उतना ही बढ़ेगा, उसी हिसाब से ये ए भी उतना ही बढ़ेगा, मतलब ये तीनों पे इक्वल प्रेशर लगेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग इंजेक्शन 4 इंजेक्शन ऐसे कनेक्ट कर लें और बीच में उसको ऐसे कोई पाइप वगैरह से ऐसे कनेक्ट कर लें, और इधर से अगर हम इंजेक्शन की प्रेशर को दें तो ये तीनों पे इक्वल इक्वल प्रेशर लगेगा। इसी को हम कहते हैं
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। चाहो तो आप इस चीज को अपने घर पे कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद हमारे जो गाड़ी में जो बाइक होता है, बाइक सिस्टम में जो हमारा ब्रेक रहता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं, देखो ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसी तरीके से काम करता है। हम सबको पता है कि ब्रेक के अंदर हमारा ब्रेक ऑयल डाला जाता है। तो कैसे ये काम करता है इसको समझते हैं। देखो, जब हम लोग ब्रेक ऑयल डालते हैं ना, तो हम लोग मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल डालते हैं, और ये हमारा ब्रेक पेडल होता है। चाहे इसको हम लोग लीवर सिस्टम, ब्रेक ऐसे वाला सिस्टम रखे, चाहे पैर से दबाने वाला सिस्टम रखे, तो हम लोग एक ब्रेक ऑयल डालते हैं जो कि मास्टर सिलेंडर में डालते हैं। तो जैसे ही हमने ब्रेक डाला, ठीक है, तो ये लीवर क्या हुआ, इसको पीछे की तरफ धक्का देगा। जब ये पीछे की तरफ इसको धक्का दिया, तो ये जो ट्यूबलेट है, इस ट्यूबलेट से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ। और अभी हमने देखा कि जो भी धक्का देंगे तो ऐसा नहीं कि ये इधर ज्यादा चला जाएगा, इधर कम चला जाएगा, ये दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा, मतलब इन दोनों पे प्रेशर एकदम इक्वल लगेगा। और जैसे इन दोनों पे प्रेशर लगेगा, तो फिर ये शू ब्रेक से टकरा के, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका शू ब्रेक। तो ये शू ब्रेक से टकरा करके ये क्या करेगा, इस ये जो हमारा लगा हुआ है S1 और S2 जो शू ब्रेक है, इससे जाकर टकरा करके फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और ये चक्का जो है रुक जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है। और ये वाला जो पाइपलाइन है, ये अदर व्हील्स में भी चला जाएगा इजीली। तो मान लो 4 पाइपलाइन है, तो चारों में, मतलब 4 चक्का 4 व्हीलर गाड़ी अगर है तो 4 व्हीलर में, अगर 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर में, है ना। डिस्क ब्रेक अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, और हाइड्रोलिक ब्रेक बेसिकली 4 व्हीलर्स में यूज किया जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेक होता है। और इसमें मेन क्या होता है, ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल एक आइडियल फ्लूइड के जैसा काम करता है, दैट्स व्हाई हम लोग ब्रेक ऑयल का यूज करते हैं। यहाँ पानी से अगर रोकने की कोशिश करें तो पानी से नहीं रुकेगा, ठीक है। चलो, अब इसके कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर हम बात करें, देखो ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट। मान लो हमें कोई हैवी वेट उठाना है। आप लोग देखा होगा कि जैसे गाड़ी का चक्का होगा, गाड़ी अगर पंचर हो गया तो हम लोग पैर से दबा दबा के उसको उठा लेते हैं। तो वहां पे भी क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज किया जाता है। देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, वही आइडियल फ्लूइड लिक्विड होगा। अब यहाँ पे हम एक फोर्स जब देंगे तो ये फोर्स उतना ही फोर्स से इसको धक्का देगा, लेकिन ये वाला पार्ट एरिया बड़ा है। एरिया बड़ा होने की वजह से ये वाला फोर्स थोड़ा सा ज्यादा हैवी होगा, और ये वाला फोर्स हमें कम देना पड़ेगा। तो हम इसको आराम से इजीली पुश कर करके भी इस गाड़ी को उठा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ये भी हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही यूज है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं कि भाई पास्कल वेसेस किसको कहते हैं। पास्कल वेसेस यानी कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स किसको कहा जाता है। तो देखो, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। इसमें भी सिंपल एक ही चीज कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। जब प्रेशर एक्सर्ट होगा किसी लिक्विड कॉलम में, देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम डिपेंड ओनली द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये केवल किस पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे। जैसे देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने अलग अलग स्ट्रक्चर के लिक्विड के कंटेनर ले रखे हैं, लेकिन ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, ये केवल डिपेंड कर रहा है हाइट पे। जिसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, जिसका फॉर्मूला आ रहा है P इज इक्वल टू रो जी एच। तो आप सबको पता है डेंसिटी और हाइट पे डिपेंड करता है, तो ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स या फिर पास्कल पैराडॉक्स। चलो, अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। कि जो हमारा फ्लूइड है, इस फ्लूइड पे जो हमारा ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, फ्लूइड प्रेशर पे ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, ये चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखो, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखें तो नेट फोर्स ऑन लिक्विड सिलेंडर, मान लो जैसे ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझे, तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे हमारे सामने दो फोर्सेस लग रहे हैं। ये देखो, ये जो सिलेंडर है, सबसे पहली तो बात, इसके इसके नीचे एक फोर्स लग रहा होगा। ये जो नीचे फोर्स लग रहा होगा भैया, ये लग रहा होगा mg, है ना। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि नीचे जो फोर्स लग रहा होगा mg लग रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम ऊपर की बात करें, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ एक जो फोर्स लग रहा होगा, ये लग रहा होगा F1 फोर्स, ठीक है। ये मान लेते हैं कि कोई F1 फोर्स लग रहा होगा, जो इसके प्रेशर की वजह से लग रहा होगा या फिर इस लिक्विड की वजह से लग रहा होगा। नीचे एक और फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कि होगा F2 फोर्स, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर यहाँ पे देखें तो इसके नीचे साइड में दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो भैया इसके ऊपर वाले सरफेस की वजह से, और एक जो इसको ग्रेविटी मैया नीचे खींच रही है mg। तो mg एक अलग फोर्स एक्ट कर रहा है, और F2 इस सरफेस पे एक अलग फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी लिक्विड है, तो ये ऊपर वाला सरफेस पे भी एक अलग फोर्स लगा रहा है, और इसके नीचे एक लिक्विड है, तो नीचे से ऊपर अलग फोर्स लग रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए। देखो, इन इक्विलिब्रियम
जो नेट फोर्स ऑन अ लिक्विड सिलेंडर क्या होगा, टोटल अपवर्ड फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो देखो अगर हम टोटल अपवर्ड फोर्स की बात करें तो भैया अपवर्ड में तो केवल F1 लग रहा है, और डाउनवर्ड में देखो, डाउनवर्ड में F2 भी लग रहा है और यहाँ से mg भी लग रहा है। तो अगर हम देखें तो F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2 प्लस वेट ऑफ लिक्विड यानी कि mg, है ना, वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर यानी कि mg। तो अगर हम F1 को लिखे तो F1 क्या होगा, P1 इंटू ए, और F2 क्या होगा, P2 इंटू ए, है ना। फोर्स बेसिकली अब ये P1 इंटू ए, P2 इंटू ए कैसे लिख पा रहे हैं इसको समझते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसको अगर हम चाहें तो हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि देखो फोर्स का फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ से फोर्स निकालने की कोशिश करें तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ निकाला गया। तो F1 को हम लिख दिए P1 इंटू ए और F2 को लिख दिए P2 इंटू ए, और वेट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर क्या हो गया, mg। अब आप सबको पता है मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं ना, शुरू से देखते आ रहे हैं यार। तो मास को हमने लिख दिया यहाँ पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बहुत ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब देखो इस वॉल्यूम को भी चेंज कर दिए, वॉल्यूम को किस में लिख दिए, एरिया इंटू हाइट के टर्म में लिख दिए, है ना। तो देखो इस हिसाब से ये वाला जो mg है ये क्या आ गया, ah rho g, आपने पहले भी इस चीज को किया था। तो यही चीज है यहाँ पे, मास को पहले हमने चेंज किया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के टर्म में, फिर वॉल्यूम को हमने चेंज किया एरिया इंटू हाइट के टर्म में, और ये डेंसिटी इंटू जी। तो ये चीज आ गया। अब इसमें से क्या करना है, देखो यहाँ पे भी एरिया दिख रहा है, यहाँ पे भी एरिया दिख रहा है, यहाँ पे भी एरिया दिख रहा है। अगर एरिया को हम कॉमन ले लें तो एरिया उड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, देखो यही चीज किया गया, यहाँ से भी एरिया को कॉमन ले लिया और यहाँ तो एरिया था ही। तो अब ये जो एरिया है, ये एरिया ए और ए यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से बच गया P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच। अब अगर हम यहाँ P1 माइनस P2 करें तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जी एच आएगा। अब मान लो कि जैसे ये लिक्विड कंटेनर था, ठीक है, जैसे सपोज दैट समझो ये वाला जो लिक्विड कंटेनर था, इस लिक्विड कंटेनर का ये बीच में है, एकदम समझो कि ये बीच में है, एकदम सेंटर पे है, ठीक है। सेंटर पे मन होने का मतलब कि ऊपर जितना हाइट है उतना ही हाइट नीचे है। मतलब अगर दोनों फेस, ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस, ये वाला जो फेस दिख रहा है, और ये नीचे वाला फेस, दोनों फेस अगर सेम हाइट पे है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा कि हाँ यहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा, नेट प्रेशर जो आ जाएगा जीरो। देखो क्या लिख रहा है, ए बोथ फेसेस आर इन सेम हाइट, है ना। देखो क्या लिख रहा है, अगर दोनों फेस सेम हाइट पे हैं देन हमारा जो हाइट है, नेट हाइट तो जीरो हो गया। अब नेट हाइट अगर जीरो हो गया, क्योंकि ऊपर का हाइट और नीचे का हाइट दोनों का सेम हो गया, तो नेट हाइट अगर जीरो हो गया तो इस हिसाब से हमारा जो P1 माइनस P2 जो आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन प्रेशर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। मींस नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ऊपर वाला सरफेस ओपन एटमॉस्फेयर में है, तो अगर ऊपर वाला सरफेस ओपन एटमॉस्फेयर में है तो ऊपर में जो लग रहा था ये जो P1 इज इक्वल टू P2 आया, यहाँ पे जो P2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ATM, मतलब PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि P1 जो था वो ऊपर वाले सरफेस के लिए ही था। तो अगर ऊपर वाला सरफेस ओपन एटमॉस्फेयर है तो P2 किसके बराबर हो जाएगा, PATM के बराबर हो जाएगा। और फिर इसी चीज को इस फार्मूला में पुट करेंगे, इस फार्मूला में P1 माइनस P2 रो जी एच के फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे सामने फार्मूला क्या आएगा, P1 माइनस PATM इज इक्वल टू रो जी एच। और यही रो जी एच क्या कहलाता है, गैप प्रेशर कहलाता है। हमने पहले भी देखा यार कि चेंज इन प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर को एब्सोल्यूट से माइनस कर देते हैं तो वो गैप प्रेशर होता है ना। तो ये चीज आ गया, और P1 क्या हो गया हमारा, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ये भी देख लो, ये भी यहाँ पे अपना फार्मूला आ गया। अब हम लोग एक डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखो ओपन ट्यूब मैनोमीटर कुछ इस तरीके का एक डिवाइस होता है। इस डिवाइस में क्या किया जाता है, इस डिवाइस में हम लोग प्रेशर डिफरेंस को नापते हैं। किसको नापते हैं हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग प्रेशर डिफरेंस को नापते हैं। जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट है, ए पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम कहते हैं बी पॉइंट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पे क्या होगा, सेम प्रेशर होगा, ठीक है। अब मान लो हमें जिस भी लिक्विड को नापना है, ठीक है, तो इस लिक्विड को हम यहाँ पे डाल दिए। अब अगर मान लो इसका प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो ये वाला जो हाइट है ये घट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये एक तरह का मैनोमीटर है, और ये हमें क्या बताता है, प्रेशर डिफरेंसेस बताता है कि इनमें से किसके ऊपर किसके पास ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो दो लिक्विड के बीच में हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। जिस लिक्विड को नापना है उसको यहाँ रखते हैं और जिसके कंपेरिजन में नापना है उसको इधर रखते हैं,
है ना, तो हमें इसी डिफरेंसेस पता चलता है। चलो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लें तो हमें और ये चीज क्लियर होगा, है ना। तो देखो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जैसे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको मेजर किया जाता है प्रेशर डिफरेंस नापने के लिए, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंसेस, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसका प्रेशर डिफरेंस, मतलब इसको प्रेशर डिफरेंस से हमें क्या फायदा होगा, कैसे पता चलेगा कि इसका प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है कम है, या प्रेशर डिफरेंस अगर ज्यादा है तो इसका डेंसिटी क्या होगा। तो उस चीज को आप लोग एक पॉइंट में याद रखो। देखो अगर कोई लिक्विड है, जैसे मान लो अगर कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी क्या है, लो है, लो डेंसिटी लिक्विड मान लो है, जैसे कि ऑयल, तो उसका प्रेशर डिफरेंस भी क्या होगा, लो होगा, मतलब स्मॉल प्रेशर डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। अगर लो डेंसिटी लिक्विड है तो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस आएगा, और अगर हाई डेंसिटी लिक्विड है सच एज मरकरी तो उसका लार्ज प्रेशर डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर हाई डेंसिटी लिक्विड है तो लार्ज प्रेशर डिफरेंस आएगा, और लो डेंसिटी लिक्विड है तो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस आएगा। ठीक है, और इस केस में मैंने बताया है कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू द प्रेशर एट बी होता है। ठीक है, और मैंने शुरू में ही बोला था कि हम लोग अलग अलग यूनिट पढ़ेंगे प्रेशर का आगे चल के। तो देखो अलग अलग यूनिट क्या है, जैसे मान लो अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम की बात करें तो जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था ना, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एसआई में क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल साहब ने दिया था तो दैट्स व्हाई उनकी इज्जत के लिए हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक पास्कल में कितना होता है, एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, मैक्सिमम बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा। देखो बाबू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको नहीं ऐसा यूनिट या सीजीएस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली नॉट एक्सप्रेस, है ना, नॉट एक्सप्रेस इन सीजीएस एंड एसआई, तो उसको हम सीजीएस और एसआई में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी में एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब मरकरी का एक ट्यूब लिया जाता है ना, और उसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर कॉलम के हिसाब से उसको देखा जाता है और बताया जाता है। तो याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कभी भी सीजीएस या एसआई में नहीं नापते, उसको हम लोग सेंटीमीटर या मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी में नापते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इस चीज को समझते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग बहुत सारी चीजों को भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो अब जैसे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दिया मैंने कि कैसे नापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब बात यहाँ पे आता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को किसमें नापते हैं। तो देखो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैंने लिखा सेंटीमीटर भी मिलीमीटर भी, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैंने कुछ कंडीशंस के बेसिस पे उसको ऐसे लिखा था। अब देखो ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर को किसमें मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ एचजी, मतलब इसको सेंटीमीटर में नहीं नापा जाता है, इसको क्या नापा जाता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब ऐसे ट्यूब में नापा जाता है जिसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब जैसे आपको ब्लड प्रेशर नापना है, तो आप ब्लड प्रेशर को कैसे, मतलब जैसे मान लो आपका हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। ठीक है, मान लो ऐसे हमारा हार्ट क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर क्या होता है, ऐसे रिलैक्स होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या प्रेशर रहता है, और जब रिलैक्स कर रहा है तो क्या प्रेशर रहता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे अगर नीट का एग्जाम देंगे तो उससे ये क्वेश्चन आ सकता है, या आपको भी पता होना चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या प्रेशर बनता है, और अगर रिलैक्स कर रहा है तो क्या प्रेशर बनता है, उसको हम समझते हैं। देखो जब हमारा हार्ट क्या करे, कॉन्ट्रैक्टेड हो, मतलब हमारा हार्ट जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसमें जो पंपिंग होता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पंपिंग क्या होता है, बहुत हार्डेस्ट होता है। तो जब पंपिंग हार्डेस्ट होता है तो उस केस में जो हमारा मेजर आर्टरीज में जो भी हमारे आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज में जो भी हमारा ब्लड जा रहा होता है वो कितना होता है, उसका प्रेशर कितना होता है, 120 मिलीमीटर, मतलब 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है। ठीक है, और इस तरह के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और हमारा जब हार्ट एक्सपैंड करता है, मतलब जब रिलैक्स होता है, तो उस केस में जो हमारा प्रेशर ऑफ ब्लड होता है वो थोड़ा कम होता है, वो कितना होता है, 80 मिलीमीटर, क्योंकि रिलैक्स हो रहा है तो ये होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब एक्सपैंड करे तो डायस्टोलिक प्रेशर है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है, और जब रिलैक्स करता है तो 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है। ठीक है, इतना चीज आ गया। अब हम लोग बात करते हैं भाई स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे समझते हैं, तो देखो अगर स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो देखो यहाँ क्या है, द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ 76, इस चीज को एकदम याद रखना, स्टैंडर्ड या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं,
एक ऐसा प्रेशर जो ड्यू टू कॉलम ऑफ एच जी, कॉलम ऑफ 76 मीटर, ये एकदम इस बात को याद रखना कि 76 मीटर का ही कॉलम होना चाहिए एच जी का। कहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और वो कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए? सी लेवल पे सिचुएटेड। हर चीज तो सी लेवल पे ही होता है, लेकिन सी लेवल पे 45 डिग्री के लैटिट्यूड में अगर रहे तो क्या कहलाएगा? वो आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। तो इसके लिए 3 कंडीशन, या तो इसका कॉलम 76 सेंटीमीटर ऑफ एच होना चाहिए, ठीक है, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, तीसरा सी लेवल से लैटिट्यूड 45 डिग्री का होना चाहिए। तो अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं कि कितना होता है एक्चुअली में, है ना। तो देखो कैसे निकलेगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी देखना है, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस पहले तो हम लोग डेंसिटी ऑफ एच देख लें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एच का क्या डेंसिटी होता है। तो होता है 13.595 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और सी लेवल पे, हमारा सी लेवल और कितने लैटिट्यूड पे? 45 डिग्री के लैटिट्यूड पे जो हमारा जी का वैल्यू होता है, क्योंकि हमें जी भी तो चेंज करना है, तो जी का वैल्यू कितना होता है? 980.66 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बस इन सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो पी इक्वल टू क्या आता है? रो जी एच आता है। अब रो का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दिए, और हाइट हमको बोल ही दिया था 76 सेंटीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर रख दिए। देखो हर चीज सेंटीमीटर में था। जब इनको हम लोग सॉल्व किए तो क्या आया? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, 10 टू द पावर 6 था, 5 करने के लिए मतलब न्यूटन करने के लिए इसको 10 टू द पावर 5 किया गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा मतलब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अदर यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम दूसरी यूनिट की बात करें तो वो बार भी होता है, ठीक है। और एक बार में कितना पास्कल होता है? 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। और भी एक यूनिट होता है जिसको हम लोग टॉर कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो मेजर इन टॉर, टॉर में भी इसको मेजर किया जाता है। एक टॉर मतलब 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। तो एक एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 1.013 बार होता है, और उसमें कितना टॉर होता है? 760 टॉर होता है। तो आप ये सब याद रखेंगे, एक एक मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकता है कि 1 टॉर में कितना मिलीमीटर होता है एच का, एक एटीएम में इतना बार होता है, और किसके बराबर होता है? 760 टॉर के बराबर होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है? आप सबको पता होगा। बॉयंसी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी लिक्विड लेयर पे कोई चीज जो तैर रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं बॉयंसी। तो बॉयंसी क्या है? द अपवर्ड फोर्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब कोई अपवर्ड फोर्स एक्टिंग हो रहा है बॉडी पे, और कैसा बॉडी पे? जो इमर्स है फ्लूइड में, मतलब जो फ्लूइड में डला हुआ है, तो उस पे एक अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स लगेगा, उसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? बॉयंसी कहते हैं। सिंपल सीधी बात है यार कि एक कंटेनर रहेगा, कंटेनर पे कोई भी अगर मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर तैर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं या बॉयंट फोर्स कहते हैं, और इस पूरे फेनोमेना को हम लोग बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि जितना किसी बॉडी का वेट होता है उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है। सिंपल सीधी बात कि अगर कोई पानी है, उस पानी में हमने किसी बॉडी को रखा, मान लो हमने 5 केजी का बॉडी को रखे, तो उसमें 5 केजी के मास के बराबर ही पानी डिस्प्लेस होगा, उसी को हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या लिख रहा है? इफ अ बॉडी इज होली, या पूरा पूरी या फिर पार्शियली, होली मतलब पूरा पूरी या फिर पार्शियली, इमर्ज इन अ फ्लूइड, अगर कोई बॉडी है जो पूरा पूरी या फिर आधा अधूरा इमर्ज है फ्लूइड में, ठीक है, तो इट एक्सपीरियंस अपथ्रस्ट, ठीक है, ये सबको पता है कि एक्सपीरियंस करेगा एक अपथ्रस्ट, और वो जो अपथ्रस्ट होगा वो क्या होगा? इक्वल टू द, इस लाइन को ध्यान से देखो, इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना पानी बाहर निकलेगा उतना वो क्या होगा? अपथ्रस्ट, मतलब जितना अपथ्रस्ट उसमें लग रहा है उतना ही पानी उसका बाहर निकलेगा, ठीक है। एंड दिस अपथ्रस्ट एक्ट्स थ्रू अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये जो अपथ्रस्ट है ये हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मतलब एक्ट करेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से करेगा। इसी वजह से अगर हम लोग पानी में बोतल को फेंकते हैं, खाली बोतल को फेंकते हैं, तो बोतल जो है वो जनरली डूबता नहीं है, ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज ऐसा हो रहा होता है। पानी उतना, जैसे बोतल को अगर आप डाल दो किसी बाल्टी में डाल दो या किसी कंटेनर में डाल दो, तो पानी डिस्प्लेस तो होगा, लेकिन वो जो बोतल ऐसे ऐसे तैरेगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से इसमें अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या प्रूफ है? तो सपोज दैट, मान लो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरा पानी वानी भरा रखा है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा पानी भर के भी दिखा देते हैं, भाई पूरा फुल पानी है, ठीक है, पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है।
सपोज दैट मान लो इसके अंदर पूरा वाटर भर के रखे हम लोग, ये भर लिया पानी, है ना, ये पूरा पानी भर गया इसके अंदर, ठीक है। चलो मजा आ रहा है, पानी पूरा भर चुका है, ठीक है, ये पूरा वाटर, ये हाँ, चलो पानी पूरा भर गया। अब इस वाटर में अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ पे ये वाटर जो है ये चारों तरफ से एक इस कंटेनर पे फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर से एक फोर्स लग रहा होगा, नीचे से एक फोर्स लग रहा होगा, इधर से साइड साइड से भी एक फोर्स लग रहा होगा। तो हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रूव करना है कि भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो थ्रस्ट ऑन अपर फेस, देखो इसके अपर फेस में भी क्या होगा, इसके अपर फेस में भी क्या होगा, एक थ्रस्ट लग रहा होगा, है ना, थ्रस्ट ऑन अपर फेस ऑफ क्यूब, क्यूब बोलो या सिलेंडर बोलो, जो भी बोलो। तो इसके अपर फेस में भी एक थ्रस्ट लग रहा होगा और इसके लोअर फेस में भी एक थ्रस्ट लग रहा होगा। तो रिजल्टिंग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, हमने पढ़ा है कि जितना इसका मास होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। तो अपर थ्रस्ट माइनस मतलब जो भी थ्रस्ट लग रहा है, लोअर थ्रस्ट माइनस अपर थ्रस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इसका प्रूफ हम लोग देख रहे हैं। तो देखो सिंपल सीधी बात, थ्रस्ट ऑन अपर फेस ऑफ क्यूब वो क्या है, F1, F1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू ए। फिर अगेन P1 को फिर से छेड़ दो, कैसे छेड़ोगे, तो P1 को अगर हम लोग चेंज करें तो P1 इज व्हाट, प्रेशर। प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है ना। तो अगर हम प्रेशर को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, अ, देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेशर आ गया मेरे सामने। अब प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिक्विड के द्वारा जो अभी हमने जस्ट देखा कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड पे कितना प्रेशर लगता है, रो जी एच के बराबर लगता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हाइट 1 है अपर फेस के लिए, देखो अपर फेस के लिए हाइट ये वाला जो है ना, ये वाला अपर फेस का हाइट है H1। तो अपर फेस के लिए हाइट H1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो जी H1 इंटू ए, है ना, रो जी H1 इंटू ए आ गया F1 के लिए। अब बात कर रहे हैं थ्रस्ट ऑन लोअर फेस ऑफ क्यूब, लोअर फेस पे कितना लग रहा है, तो लोअर फेस पे P2 इंटू ए होगा। तो देखो लोअर फेस पे पूरा हाइट है, ये वाला पूरा हाइट किसके लिए है, लोअर फेस के लिए। तो पूरा हाइट को हम कैसे लिखेंगे, ये जो H2 है ये किसके बराबर है, H प्लस H1 के बराबर है। तो यहाँ पे जो F आएगा, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा उसमें भी वही होगा, रो जी एच ही होगा। देखो रो जी एच, लेकिन ये जो H है ये क्या होगा, H प्लस H1 होगा, है ना, क्योंकि ये H2 के बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा H प्लस H1 इंटू ए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, F2 निकाल लेंगे। अभी हमारे सामने F1 आ गया, F2 आ गया। तो जो रिजल्टिंग अपथ्रस्ट आएगा, रिजल्टिंग अपथ्रस्ट यानी कि बॉइंट फोर्स जो आएगा हमारे सामने, वो क्या आएगा, नीचे जो हमारा थ्रस्ट लग रहा है लोअर फेस पे और ऊपर जो हमारा थ्रस्ट लग रहा है, हम इन दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। तो F2 माइनस F1 कर देंगे। तो F2 कितना है, H प्लस H1 रो जी ए माइनस F1 कितना है, H1 रो जी ए। अब देखो इसको अगर हम देखें तो ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज इसके साथ भी H1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और H2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा कि। तो देखो H1 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, ये बन गया रो, देखो H रो जी ए, और यहाँ पे जब H1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया H1 रो जी ए, ठीक है, और यहाँ पे H1 था। तो अब तुम लोग खुद से बताओ यार कि क्या होना चाहिए। यहाँ से आप सबको दिख रहा है कि सर ये जो H1 वाला पार्ट है ये लगभग तो सेम ही हो गया ना यार। देखो ये क्या है, H1 रो जी ए, और यहाँ से देखो H1 रो जी ए, ये दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल। तो बचा क्या हमारे सामने, बचा हमारे सामने H रो जी, है ना। देखो ये क्या बच गया हमारे सामने, ये बच गया H A रो जी। तो ये हो गया हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फोर्स, ठीक है। तो हमने इतना फोर्स निकाला, ठीक। अब हमें यहाँ पे एक चीज और देखना है, ये जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स का फॉर्मूला मास m इंटू जी होता है। और मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं ना। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू a इंटू एच होता है, और मास को हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो अपथ्रस्ट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर आएगा। अब इसके बाद हमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ना है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन मैं नेक्स्ट पार्ट में करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी नेक्स्ट क्लास भी है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग विस्कोसिटी वगैरह भी समझेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत सारा पार्ट है, जैसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन अभी चलेगा, फिर बर्नौली थ्योरम आएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगा, फिर आगे जाके हमारा बहुत सारा इसमें पार्ट आएगा, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, बहुत कुछ है। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। हमको पता है कि इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहिए था मेरे को, लेकिन फिर भी मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि ये आपको कवर हो जाए, क्योंकि बहुत ही वास्ट चैप्टर है और कम टाइम में आपको इसको कवर करना है।
तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।